हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने तीन प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर, और दूसरी जो प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड प्रॉपर्टी थी डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। तीनों को हमने इनके जो फॉर्मूला थे वो भी डिराइव किया। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक फिनोमिनन का नाम होता है, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जिसमें हम किसी भी ऑस्मोसिस के अंदर जो प्रेशर अप्लाई होता है उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ये जो ऑस्मोसिस फिनोमिनन है ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही अपन सॉल्यूशन के लिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना है, ये समझना है कि ऑस्मोसिस क्या चीज़ होती है, उसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। तो पहले तो देखो ऑस्मोसिस क्या होता है। ये हम एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर के दो पार्टीशन कर देते हैं। ये हमने इसके दो पार्टीशन कर दिए। पार्टीशन हमें कैसे करना है कि पार्टीशन के लिए ये जो वॉल हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाली जो वॉल है, ये वॉल एक टाइप की मेम्ब्रेन होगी, और ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन का नाम होता है सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। देखो मेम्ब्रेन दो टाइप की होती है, एक तो होती है प्रीमेबल और एक होती है सेमी प्रीमेबल। प्रीमेबल तो वो होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल्स को अपने में से पास होने देता है। तो ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे सॉल्यूट का हो चाहे सॉल्वेंट का हो, वो यदि उसके टूवर्ड्स पास हो जाता है तो वो प्रीमेबल होता है। लेकिन सेमी प्रीमेबल का मतलब हो गया कि ऐसी मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिव होती है, जो कुछ मॉलिक्यूल्स को तो पास होने देती है जबकि बाकी जो मॉलिक्यूल्स है उसके लिए वो क्या होती है, एक बैरियर होता है। तो सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, क्योंकि ये कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स के लिए ही प्रीमेबल है, बाकी सब के लिए नहीं होगा। तो इस मेम्ब्रेन से हम इस सॉल्यूशन यानी इस कंटेनर के दो पार्टीशन करेंगे। इसे हम शॉर्ट में SPM से डिनोट करेंगे, ठीक है। SPM का मतलब सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। अब देखो इसके दोनों पार्ट्स में एक तरफ हम सॉल्यूशन लेते हैं A सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ लेते हैं B सॉल्यूशन। ओके, B की तरफ हम लेते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। लोअर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, लोअर कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे। ये भी लिख सकते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी। जबकि जो A सॉल्यूशन है इसे हम कर देते हैं हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है, यानी कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो गया ये, जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट से ज़्यादा है। तो यदि हम दो सॉल्यूशंस को सेपरेट कर रहे हैं एक वॉल से, और वो वॉल जो है वो SPM है, और इस वॉल के दोनों तरफ जो है राइट साइड में तो कौन है, B सॉल्यूशन है जो लोअर कंसंट्रेट है, जबकि लेफ्ट साइड में कौन सा लिया हमने, A सॉल्यूशन लिया जो हायर कंसंट्रेट है। तो जब इन दोनों सॉल्यूशंस को हम इस SPM से सेपरेट कर देते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो A सॉल्यूशन है इसका लेवल जो है वो बढ़ता है, यानी कि इसका जो ये वाटर लेवल है, जो सॉल्यूशन लेवल है, ये इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज कैसे होगा, ये इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि इसमें हम ये ऑब्जर्व करने वाले हैं कि लोअर कंसंट्रेट से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, यदि हम सॉल्वेंट वाटर ले लें
तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस SPM से होते हुए इस हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशंस की तरफ मूव करेंगे। तो जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आएगा तो इसका जो लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये जो हम फिनोमिनन ऑब्जर्व कर रहे हैं इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। लेकिन एक आपने ये भी पढ़ा होगा डिफ्यूजन। जनरली आपने ये पढ़ा होगा छोटी क्लास के अंदर। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है गैसेस के लिए, गैसेस के लिए डिफ्यूजन होता है। जैसे मान लो किसी ट्यूब में से अपन एक कोई होल कर दें छोटा सा जिसमें गैस भरी हुई है, टायर की ट्यूब होती ना, तो उस ट्यूब में यदि हम किसी पिन से एक होल कर दें तो उस होल से जो भी गैस है उसके अंदर थी वो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि उस ट्यूब के अंदर गैसेस के अमाउंट ज़्यादा है, जबकि आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है वहाँ वो गैसेस कम है। तो डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि हायर कंसंट्रेट से लोअर कंसंट्रेट की तरफ जाते हैं। देखो एक एग्जांपल और समझो, यदि किसी रूम के अंदर छोटी सी सेंट की बोतल खोल दी जाए तो उस रूम के अंदर उस सेंट की स्मेल हो जाएगी, पूरे रूम के अंदर हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो स्मेल उस सेंट की बोतल के अंदर जिस गैस की थी वहाँ वो ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही हमने उस सेंट की बोतल को ओपन कर दिया, ओपन करते ही वो गैस क्या करती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। यानी बोतल के अंदर गैस की मात्रा ज़्यादा है जबकि रूम के अंदर गैस की मात्रा कम है। तो ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाता है, वो होता है डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस क्या है? वो डिफ्यूजन के अपोजिट है। देखो पहले तो डिफ्यूजन किसी होल के थ्रू होता है, इसके लिए सिर्फ हमें एक छोटा सा होल चाहिए जिससे ये रिलीज हो सके। लेकिन ऑस्मोसिस के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है SPM के विदाउट हम ऑस्मोसिस फिनोमिनन को डिस्कस भी नहीं कर सकते, क्योंकि SPM के बिना ये ऑस्मोसिस होता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस है, डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, हायर कंसंट्रेट से लोअर की तरफ जाता है, जबकि ऑस्मोसिस में उल्टा होता है, लोअर कंसंट्रेट से हायर कंसंट्रेट की तरफ जाता है थ्रू SPM। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज ए ऑस्मोसिस। समझ में आ गई मेरी बात? अब यहाँ क्वेश्चन ये होता है, क्या ये ऑस्मोसिस की जो फिनोमिनन चल रही है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इस पार्ट से इस पार्ट में आ रहे हैं, तो क्या ये लगातार चलता रहेगा? क्या लगातार वाटर मॉलिक्यूल्स इस साइड वाले सॉल्यूशन में आते रहेंगे? ऐसा नहीं होता। ये एक फिक्स कंडीशन तक चलता रहता है, एक फिक्स पॉइंट तक चलता रहता है। जब वो पॉइंट मिल जाता है तो ये जो ऑस्मोसिस की फिनोमिनन है ना, ये भी रुक जाती है। वो कब होगा? जब इन दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। थर्मोडायनेमिक में आपको पता ही है कि यदि हम किसी रूम के अंदर एक चाय का कप रख दें, गर्म चाय का कप है, आपने किसी टेबल पे रख दिया, अब वो कप जो है वो गर्म ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, जिसका टेम्परेचर जो था उसका वो वैसा नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे टेम्परेचर को डाउन होता जाएगा। वो डाउन इसलिए होता जाता है क्योंकि जब तक रूम का टेम्परेचर और उस कप के अंदर चाय का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाए तब तक वो कंडीशन चलती रहेगी। लेकिन जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो वहाँ पे वो प्रोसेस जो है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। यह होती है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी को एक्सचेंज तब तक किया जाता है जब तक दोनों साइड जो हीट है, जो एनर्जी है, जो टेम्परेचर है वो इक्वल ना हो जाए। ऐसी कंडीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम। तो ऑस्मोसिस के अंदर वही चीज़ आती है कि जब ये ऑस्मोसिस की फिनोमिनन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पहुंच जाएगी तो ये ऑस्मोसिस जो है वो रुक जाएगा, यानी कि द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो रुक जाता है। और ये कैसे रुकेगा? जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी तो जो A सॉल्यूशन था, हायर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन जो था, वो इस B की तरफ एक प्रेशर अप्लाई करता है और वो प्रेशर इस वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। और उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, हायर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशंस की तरफ से लोअर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की ओर लगाया गया जो प्रेशर है, जिससे ऑस्मोसिस की फिनोमिनन, जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या होती है, प्रिवेंट होती है, स्टॉप होती है। इस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो ऑस्मोसिस फिनोमिनन था वो आपको पहले ही क्लियर
हो गया होगा। अभी मैंने आपको बताया है ऑस्मोसिस क्या होता है और ये एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब देखो ये ऑस्मोसिस जो है वो जनरल लाइफ में भी देखने को मिलता है। आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, यदि हम किसी एग का यदि कैल्शियम कार्बोनेट का खोल उतार दें और उस एग को यदि हम वाटर के अंदर रख दें, ठीक है, तो वो जो एग है ना वो धीरे धीरे फूलने लग जाता है, साइज में एक्सपेंड होने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग की जो वॉल होती है वो एसपीएम होती है, सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको एनिमल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जैसे हमने उसको वाटर सॉल्यूशन में रखा है जिसमें सॉल्वेंट है सिर्फ, यानी कि लोअर कंसंट्रेट मान सकते हैं, कंसंट्रेट तो हम कह ही नहीं सकते क्योंकि सॉल्यूट नहीं है, तो हमने वाटर में रखा। तो अब उस एग के अंदर तो वाटर मॉलिक्यूल्स कम थे, लेकिन उस बाहर वाले जो कंटेनर था उसमें वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा थे, तो ऑस्मोसिस की फिनोमिनन होगी और वाटर जो है वो क्या होगा, बाहर से उस एग के अंदर प्रवेश करेगा, इंटर करेगा। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स उस एग की सेल्स में जाएंगे वो सेल्स एक्सपेंड होगी, सेल्स एक्सपेंड होगी तो एग का साइज भी क्या होता जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट देखो, यदि हम उसी एग को शुगर सॉल्यूशन में रखते तो आउटसाइड जो सॉल्यूशन है उसमें शुगर है और वो कंसंट्रेट है, वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, जबकि इनसाइड जो एग है उसमें वाटर्स यानी सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो इस केस में उल्टा होगा, आउटर ऑस्मोसिस होगा। आउटर ऑस्मोसिस का मतलब होगा कि यहाँ पे अब वाटर मॉलिक्यूल एक सेल से बाहर की तरफ आएंगे और जैसे जैसे सेल से वाटर बाहर निकलता रहेगा सेल्स की साइज क्या होती जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी। ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, एग भी साइज में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो ये दोनों टाइप के जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सारे ऑस्मोसिस के कारण ही होते हैं। ओके, चलिए फिर अब डिफाइन करते हैं। तो चलिए फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है। The movement of solvent molecules from higher concentrated solution to उल्टा लिख दिया, लोअर concentrated solution to higher concentrated solution through SPM। ये वर्ड आना बहुत ज़रूरी है, विदाउट SPM हम बात ही नहीं कर सकते ऑस्मोसिस की। यदि आपने SPM नहीं लिखा तो आपकी डेफिनेशन गलत है। तो ऑस्मोसिस फिनोमिनन जब भी बात करते हैं तो या तो SPM लगाओ या फिर एनिमल मेम्ब्रेन लगाओ या फिर पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगाओ। पार्चमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है, वो भी SPM है। और एनिमल मेम्ब्रेन तो आपको पता ही है, लिविंग थिंग जो भी होता है उसके अंदर पाई जाती है, सेल्स के अराउंड, एनिमल सेल्स के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं SPM। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता ही दिया है, एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग का ले लेते हैं अपन। ठीक है, पहले हमें एग का जो आउटर कोटिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की उसे हटाना पड़ता है, क्योंकि वो क्या होता है, सॉलिड होता है, उसमें SPM जो फिनोमिनन है, जो ऑस्मोसिस फिनोमिनन है वो हम देख नहीं पाएंगे। तो एग का जो आउटर खोल होता है, आउटर जो कवर होता है, उसको हम कैसे हटाते हैं, यदि हम एग को HCl सॉल्यूशन में रख देते हैं, तो एग को यदि हमने HCl सॉल्यूशन में रख दिया तो एग का जो आउटर वाला जो कवर था वो इसमें रिमूव हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो HCl से रिएक्ट करता है और रिएक्ट होके वो उतर जाएगा। अब उस एग को ट्रांसफ़र कर दीजिए एक सॉल्यूशन के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन है।
ये हमने सॉल्यूशन लिया शुगर सॉल्यूशन, इसके अंदर हमने एग को रख दिया। अब इसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल सब बाहर आएंगे। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे तो एग क्या होगा, एग विल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इन साइज में कॉन्ट्रैक्ट होगा। और दूसरा जो केस हम देख रहे हैं, यदि उस एग को हम वाटर में रखें H2O में, ये एग को रख दिया हमने। अब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो एग के इनसाइड जाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ। इससे एग क्या होगा, एग विल एक्सपेंड इन साइज में एक्सपेंड होगा। तो ये एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का, जो आपसे पूछ सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब हम एग को शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन व्हेन एग पुट इनटू अ शुगर सॉल्यूशन। तो आंसर क्या होगा, एग विल बी कॉन्ट्रैक्टेड इन साइज ड्यू टू आउटर ऑस्मोसिस, द वाटर मॉलिक्यूल्स कम्स आउट फ्रॉम द एग, ओके, एज रिजल्ट एग विल कॉन्ट्रैक्ट। जबकि दूसरे ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट विल बी हैपन व्हेन एग पुट इनटू द वाटर, द एग विल एक्सपेंड इन अ साइज ड्यू टू द वाटर मॉलिक्यूल्स enters to the egg cells and it will gradually expand in a size। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम आंसर लिखेंगे। एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं या फिर आपको सीधा ऑस्मोसिस पूछ सकते हैं, ऑस्मोसिस क्या होती है एक्सप्लेन कीजिए विद एग्जाम्पल। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे पाई से डिनोट करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है द प्रेशर अप्लाइड बाय हायर concentrated solution to lower concentrated solution to stop or prevent the movement of solvent molecules और osmosis। जो ऑस्मोसिस और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, स्टॉप करता है, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू होता है nRT, पाई V कर सकते हैं। और ये जो इक्वेशन है वो बना है आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। लेकिन ये गैसेस के लिए है, हम सॉल्यूशन के लिए लगा रहे हैं, तो सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, पाई V इक्वल्स टू nRT। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, n/V RT। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, n तो है नंबर ऑफ मोल्स और v है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल अपॉन सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो पाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, CRT। C बराबर हो गया n/V यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। और यदि कॉन्सेंट्रेशन में मोलरिटी ले तो फॉर्मूला आ जाएगा पाई इक्वल्स टू mRT। m यहाँ पे क्या है, मोलरिटी, जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो इस फॉर्मूले से हम सॉल्यूशंस के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर सकते हैं।
n नंबर ऑफ मोल्स है, v जो है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, r गैस कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, और सभी की यूनिट SI में लेना आपको। प्रेशर की यूनिट SI में ATM लेते हैं। तो यहाँ पर R जो है वो गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे ली जाएगी 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और टेम्परेचर है यहाँ T, ये लेना है केल्विन में। केल्विन आपको पता है ये रिलेशन क्या होता है, केल्विन इक्वल्स टू होता है T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये रिलेशन यूज करना है। आपको डिग्री सेल्सियस मिलेगा और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ये रिलेशन यूज कर लेना, T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी जो डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें 273 ऐड कर लेना और वो केल्विन में आ जाएगा। तो आपको टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है, ठीक है, ऐसा यूनिट के अंदर। बचा क्या, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये लेना है आपको लीटर के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास MW ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर से हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं जो हायर होते हैं मॉलिक्यूलर मास में, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास हायर होता है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो क्या होगा रिलेशन, n बराबर मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, यानी कि WB अपॉन में MB। तो पाई बराबर n की जगह रख दो WB अपॉन में MB इंटू V, और यहाँ पे क्या रहा RT। तो ये हो गया पाई ऑस्मोटिक प्रेशर और ये MB हो गया मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इनके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से, और थोड़ा सा और रहा है इसमें वो हम देखेंगे, और कल ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे अपन। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एक इसके बाद। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करेंगे, अब मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।